गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 1 का 1.1 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का क्षेत्र, जो कि मैं आप लोगों को पिछले ऑनलाइन क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं उसके उद्देश्य और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व महत्व के बारे में मैंने अध्ययन किया था। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित और परिवर्तनशील होती हैं और शिक्षा मनोविज्ञान बहुत पुराना विषय न होकर नया उभरता हुआ विषय है। इसके कई क्षेत्र अभी विकास की परिस्थिति में हैं, नई नई खोजें हो रही हैं। फिर भी प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित कार्य क्षेत्र सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ तथा उसके उद्देश्य से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के सिखाने वाले अध्यापक तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्यक्रम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। इसमें हम लोग पहला अगर देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात योग्यताओं से संबंधित होता है। किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में समस्त शारीरिक, मानसिक तथा अन्य विशेषताएं आ जाती हैं, जिन्हें वह अपने माता पिता अथवा अन्य पूर्वजों से लगभग 9 माह पूर्व प्राप्त करता है। और शैक्षिक विकास की दृष्टि वंशानुक्रम ज्ञान के आधार पर अध्यापक अपने छात्रों का सही प्रकार से विकास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विकास, डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न होने वाले मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है और जीवन का प्रारंभ किस प्रकार से होता है तथा जन्म के उपरांत विभिन्न अवस्थाओं में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं से परिचित होता है, वह अपने छात्रों को भली प्रकार से समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार निर्देश देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकता है। ये सारी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, यह मनोविज्ञान बताता है। वंशानुक्रम किसी भी गुण की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस गुण का विकास उसी सीमा तक करता है। अच्छा वातावरण भी गुण को उस सीमा के आगे विकसित नहीं कर सकता है। ये सारी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार के कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने में विशिष्ट व्यक्ति है। एक कक्षा में शिक्षक 30 से लेकर 50 छात्रों को पढ़ाना होता है, जिनमें अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो तो वह अपना शिक्षण संपूर्ण छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बन सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है और एक जैसे नहीं होने का कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों में व्यक्तिगत सारे बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। उनको शिक्षक को अगर इस बात का ज्ञान हो तो वह अपना शिक्षण जो है संपूर्ण छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बन सकता है और ये जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशिष्ट बच्चे। अब विशिष्ट बच्चे, शिक्षा मनोविज्ञान में विशिष्ट बच्चे का अध्ययन किया जाता है, जैसा मेधावी छात्र, पिछड़े, विकलांग, अपराधी आदि। उनके व्यवहारों का नियंत्रित करने एवं उनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है। जैसे पिछड़े बालक हैं, उनकी क्या समस्या है, इसकी समस्या का समाधान शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पता लगाया जाता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व किया जाता है। विकलांग बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, इनकी जो इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लर्निंग, सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के स्वरूप, उसके कारक, प्रेरक एवं नियंत्रक तत्वों, सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक ढंग से आधार पर शिक्षण के नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है। विभिन्न स्तर के बच्चों के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैरिकुलम, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायता विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बनाते समय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का सहायता पहुंचाते हैं। छात्रों की आवश्यकताओं, उनके विकास की विशेषताओं, सिखाने के तरीके व समाज की आवश्यकताएं, यह सब पाठ्यक्रम में परिलक्षित होनी चाहिए और पाठ्यक्रम में व्यक्ति व समाज दोनों की आवश्यकताओं को सम्मिलित रूप में रखना चाहिए। इसकी जानकारी हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की। बच्चों की शिक्षा एवं विकास में बच्चों एवं अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उसकी समायोजन क्षमता की अहम भूमिका होती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों और अध्यापकों के मानसिक विकास में बाधक एवं साधक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही कुसमायोजन के कारणों और योजन की विधियों का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन विधि। की विभिन्न विधियों की खोज करना एवं प्रचलित विधियों में अपेक्षित सुधार करना भी
इसके अंतर्गत आता है। और शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। इसमें निरंतर विकास होता है, लेकिन इसका विषय क्षेत्र सीमित नहीं है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में शिक्षार्थियों को निर्देशित करना अध्यापक का दायित्व होता है। कक्षा में कुसमायोजित विद्यार्थियों को भी निर्देश एवं मार्गदर्शन देना पड़ता है। निर्देश और परामर्श के लिए बच्चों के वातावरण, विकास की अवस्थाओं का अधिगम स्तर, स्मृति आदत एवं योग्यताओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं, मानसिक स्वास्थ्य आदि का अध्ययन, मापन व मूल्यांकन आवश्यक है। ये सब मनोविज्ञान का क्षेत्र है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन का। शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि, चरित्र, व्यक्तित्व संबंधी मापन के लिए विभिन्न साधनों, विधियों, परीक्षणों और सांख्यिकीय कार्यों का प्रयोग किया जाता है। सीखने की प्रक्रिया में अध्यापकों को बच्चों की बुद्धि, व्यक्तित्व और विभिन्न योग्यताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका मापन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाएं अनिश्चित तथा परिवर्तनशील होती हैं, क्योंकि शैक्षणिक समस्याओं को किसी सीमा में बांधना अति कठिन होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का विषय भी अपनी विकास की अवस्थाओं में होने के कारण किसी सीमा में बंधना नहीं चाहता है। ठीक है, इसी के आधार पर मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका आप लोग फीडबैक दीजिएगा। क्वेश्चंस है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्यों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।